जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th प्री बोर्ड परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड के दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 15 से 21 तक सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो पहली केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए। क्या पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कितना उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितना पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी केंद्रीय समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए यानी उत्पादन की तकनीक क्या हो। क्या श्रम प्रधान तकनीक जिसमें श्रमिकों का अधिक प्रयोग किया जाता है, अथवा पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें मशीनों का अधिक प्रयोग या पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाए। तो श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। दूसरी समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए का अर्थ है कि यदि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाएगा तो उससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी, और यदि गरीबों की उपभोग की वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो उससे आर्थिक समानता में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पूंजीगत अथवा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पूंजीगत यानी मशीन, भवन, उपकरण आदि जिनसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता। उपभोक्ता यानी जिनका डायरेक्ट उपभोक्ता उपयोग करते हैं। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए जिसमें श्रमिकों का अधिक प्रयोग होता है, अथवा पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए जिसमें कि मशीनों का उपयोग अधिक होता है। फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए। यदि गरीबों के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा तो उससे हमारे समाज में लोगों के बीच आर्थिक समानता में वृद्धि होगी। लेकिन यदि अमीरों के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो अधिक जो है आय प्राप्त होगी, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि होगी। आधुनिक अर्थशास्त्री एक और केंद्रीय समस्या बताते हैं कि साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो जिससे कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सके। दूसरा, आर्थिक विकास कैसे किया जाए। आर्थिक विकास कैसे किया जाए यानी उत्पादन के नए नए साधनों को कैसे खोजा जाए। जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल जो है वो हमारे देश में कम उत्पादन होता है, तो हम गन्ने से पेट्रोल का उत्पादन कर सकते हैं। हम जेट्रोफा से पेट्रोल का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम उत्पादन के वृद्धि के लिए नए नए वैकल्पिक साधनों की खोज करें जिससे कि आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। तो यह भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है, इस बात के बारे में व्याख्या की जाती है। जबकि डॉक्टर जब समझ जाता है कि आपको क्या बीमारी हुई है, तो आदर्श अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है कि आपकी बीमारी को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में सोचता है या समस्या का समाधान कर देता है। तो जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है वह क्या की व्याख्या करता है, जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए की व्याख्या करता है। संबंध। सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध कारण और परिणाम। कोई भी आर्थिक समस्या है उसका क्या कारण है और क्या परिणाम हो सकता है, इसका विश्लेषण सकारात्मक अर्थशास्त्र में किया जा सकता है। आदर्शक अर्थशास्त्र में नियम के अनुसार
निर्णय दिया जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, परिणाम क्या होंगे, यह सकारात्मक अर्थशास्त्र का विषय होगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक संतान के नियम को अपनाना चाहिए, ये जो है आदर्शक अर्थशास्त्र का विषय होगा। फिर उद्देश्य, सकारात्मक अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है का परीक्षण करना है कि जनसंख्या हमारे देश में कितनी है। और आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य सुझाव देना है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र का कार्य आर्थिक समस्या की व्याख्या करना है, जैसे जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, क्या परिणाम हैं। और आदर्शक अर्थशास्त्र समाधान प्रस्तुत करता है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। उदाहरण, सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है कि भारत में कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र का उदाहरण है कि भारत में बढ़ती कीमतों के नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए। उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। उत्पादन फलन, जैसे आपको उत्पादन करना है तो आप भूमि और श्रमिकों की सहायता से उत्पादन कर सकते हैं। तो जो आपने भूमि और श्रमिक उत्पादन में लगाए वे हैं उत्पादन के साधन, और उनकी सहायता से आपने क्या किया, उत्पादन। तो उत्पादन फलन क्या बताता है, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। अब जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें बोलते हैं आगत, और उनकी सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं निर्गत। तो उत्पादन फलन आगत और निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है, या उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। QX उत्पादन फलन, X वस्तु का उत्पादन है, F जो है फलन है, और KL जो है उत्पादन के साधन है। उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से होता है, यानी आपने उत्पादन के साधन यूज़ किए और उनकी सहायता से आपने उत्पादन किया, तो जो आप उत्पादन करेंगे उसकी मात्रा से उत्पादन फलन का संबंध है, उसकी कीमत से नहीं। दूसरा, उत्पादन फलन का संबंध विशेष समय अवधि से है, यानी समय परिवर्तित होने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित होगा। जैसे यदि मान लीजिए बारिश अधिक हो तो उत्पादन अधिक हो जाएगा, यानी समय के अनुसार उत्पादन फलन परिवर्तित हो गया। दूसरा, तकनीकी दशाओं से भी उत्पादन फलन परिवर्तित होता है। जैसे इसलिए जब उत्पादन फलन निकाला जाता है तो तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया जाता है और समय को भी स्थिर मान लिया जाता है। कुल लागत तथा स्थिर लागत को समझाइए। देखिए, यदि आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया है और उसमें आपने भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहसी का उपयोग किया है। भूमिपति को आपने 100 रुपये दिए, पूंजीपति को 100 रुपये दिए, श्रमिक, संगठनकर्ता और साहसी को 300 रुपये दिए, तो आपने वस्तु के उत्पादन पर कुल कितना व्यय किया, 500 रुपये। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कुल लागत, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल धन व्यय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। या किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने में जो कुल मौद्रिक लागत आती है उसे हम कुल लागत कहते हैं। इसमें 2 लागत शामिल होती हैं, एक तो स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत। जैसे भूमि की लागत क्या हुई, स्थिर हुई। श्रमिक, संगठनकर्ता और साहसी की लागत क्या हुई, परिवर्तनशील लागत हुई। तो यदि हमें कुल लागत निकालना है तो हम स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को जोड़ देंगे। स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत। सीमांत लागत। सीमांत लागत, मान लीजिए कि 100 वस्तुओं के उत्पादन की लागत है 100 रुपये, 101 वस्तुओं के उत्पादन की लागत है 102 रुपये। तो अंतिम वस्तु अर्थात 101वीं वस्तु की लागत कितनी होगी,
102 में से हम 100 को घटा देंगे यानी 2 रुपये। अंतिम वस्तु के उत्पादन की लागत 2 रुपये है और 101 भी यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत कितनी है, वह भी 2 रुपये है। तो सीमांत लागत क्या है, किसी वस्तु के उत्पन्न की गई अंतिम इकाई की मौद्रिक लागत को सीमांत लागत कहते हैं। दूसरा, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन, आपने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, उससे कुल लागत में जो वृद्धि हुई, आपकी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में 2 की वृद्धि हुई थी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत लागत कहेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाइए। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि जो है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं यानी भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, इन सबको जो भी आय प्राप्त होती है, जैसे भूमिपति को लगान, पूंजीपति को ब्याज, मजदूर को मजदूरी, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ या हानि प्राप्त होती है, तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस लाभ या हानि बराबर राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हम किन किन घटकों की आय गणना विधि में किन किन घटकों को शामिल करते हैं। पहला, मजदूरी की आय। तो एक मजदूर को 2 प्रकार की आय प्राप्त होती है, एक तो मौद्रिक मजदूरी मिलती है और प्लस सुविधाएं मिलती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम इन दोनों को ही जोड़ लेते हैं, सुविधाओं का भी मौद्रिक मूल्य निकाल कर उनको जोड़ लेते हैं। दूसरा, गैर मजदूरी आय। गैर मजदूरी आय में भूमिपति को जो लगान मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, साहसी को लाभ या हानि मिलती है, तो इन सभी को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। परिचालन अधिशेष का अर्थ होता है कि सरकार के जो उद्योग होते हैं उनको चलाने से जो भी लाभ होता है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। फिर है शुद्ध निर्यात। हमारे देश के लोग जो हैं विदेश में काम करते हैं और विदेश के लोग हमारे देश में आकर काम करते हैं। इसके अलावा हम कुछ देशों से आयात करते हैं और कुछ देशों को निर्यात करते हैं। यदि हम निर्यात में से आयात को घटा दें तो हमें शुद्ध आय विदेशों से प्राप्त हो जाएगी, जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्व उपभोग के लिए वस्तु, जो उत्पादक होता है वो अपने स्वयं के उपभोग के लिए कुछ वस्तुएं बचा लेता है, जिनको कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि द्वारा करते समय रखी जाने वाली सावधानियां बताइए। पहली सावधानी है कि केवल हमें उत्पत्ति के जो साधन हैं उनकी आय को जोड़ना है। अब जैसे मान लीजिए कि मजदूर है, तो मजदूर को जो मौद्रिक आय मिल रही है उसे तो हम जोड़ेंगे ही, प्लस उसे जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं उन्हें भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ेंगे। दूसरा, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन है, एक व्यक्ति को जिस वर्ष आय हुई थी उस वर्ष उसकी पूरी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया। अब उसी आय में से जब वह रिटायर हो गया तो उसे पेंशन प्रदान की गई। तो यदि हम इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय आय में ये आय 2 बार शामिल हो जाएगी। इसलिए पेंशन, छात्रवृत्ति, दान आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगला है तस्करी एवं चोरी से प्राप्त आय। चूँकि ये अवैधानिक आय होती है इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। व्यक्तिगत पूर्ति एवं सेवा उत्पाद का मूल्य। यदि आपकी दुकान है और उसमें आपने व्यक्तिगत रूप से पूर्ति की है तो आपको जो आय हुई है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसके बाद स्वनियोजितों की आय को जोड़ा जाता है। आपके घर की दुकान है और उसमें आपके घर के अदर मेंबर जो है वो भी काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये काम ना करते तो आप किसी
और से काम करवाते तो उसको आय होती, तो इनकी आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। फिर पुरानी वस्तुओं की बिक्री से यदि आपको कोई आय हुई है तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि जब उसे खरीदा या बेचा गया था तभी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था। अब फिर से शामिल करेंगे तो 2 बार शामिल होगा, लेकिन उसकी बिक्री से प्राप्त कमीशन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। फिर है आकस्मिक आय। आकस्मिक यानी जैसे लॉटरी, सट्टा आदि से जो आय हो जाती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्वयं का मकान का किराया जो है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि आप अपने मकान में काम नहीं करते तो किसी और को किराया देते, तो वो राष्ट्रीय आय तो होता ही। फिर स्टॉक बॉन्ड बिक्री से आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मुद्रा का महत्व लिखिए। मुद्रा का पहला महत्व है बाजार अर्थव्यवस्था की धुरी। हम बाजार में जाते हैं, बाजार में हम कई प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ये जो आदान प्रदान है वो मुद्रा के माध्यम से सरल हो गया है। अब हम कई प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, वस्तु विनिमय में ऐसा संभव नहीं था। दूसरा है आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास के लिए सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। तीसरा, श्रम विभाजन का आधार। आज कोई भी एक वस्तु का निर्माण करना है तो उसे हम कई भागों में विभक्त कर देते हैं और प्रत्येक भाग का जो कार्य है वो किसी एक व्यक्ति को सौंप देते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को निरंतर करने से उसमें कुशल हो जाता है और कार्य को अच्छे से कर पाता है। हम हर व्यक्ति को अलग अलग मुद्रा में भुगतान कर देते हैं, तो यह केवल मुद्रा के कारण संभव हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। वस्तु विनिमय में एक वस्तु का पूरा कार्य किसी एक व्यक्ति को ही संपन्न करना होता था। निवेश का आधार। आज हमारे पास जो धन है उसे हम बचा कर भविष्य के लिए बैंक में या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में निवेश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो धन है वो भविष्य में बढ़ जाए और उसका हम बेहतर प्रयोग कर सकें। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है उसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यापारिक बैंकों के कार्य। जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक जो होती हैं वह जनता से जमा स्वीकार करती हैं और बदले में जनता को ब्याज प्रदान करती हैं। जनता से जमा स्वीकार करने के लिए कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे बचत खाता जिसमें आप अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कर सकते हैं। सावधि जमा खाता, इसमें लंबे समय के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। चालू खाता यह व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। आवर्ती जमा खाता और प्रधानमंत्री जनधन खाता। दूसरा है ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक जो होती है वो आवश्यकता पड़ने पर लोगों को घर बनाने, वाहन खरीदने, पढ़ाई के लिए ऋण प्रदान करती है। और ऋण प्रदान करने के लिए कई प्रकार से ऋण प्रदान किए जाते हैं, जैसे पहला है बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम। ऋण एवं अग्रिम मतलब साधारण ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष। आपके खाते में जितने पैसे जमा हैं उसकी एक लिमिट होती है, उतना अधिक पैसा आप निकाल सकते हैं। ये व्यापारियों को सुविधा होती है। विनिमय बिलों की कटौती। आपने किसी को उधार दिया और उसके बदले में एक बिल लिखा गया, इस बिल को आप बैंक में जमा करके और बैंक से पैसे ले सकते हैं। ये विनिमय बिलों की कटौती होती है। अभिकर्ता कर संबंधी कार्य, जैसा है आपकी क्लास का मॉनिटर आप सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे ही व्यापारिक बैंक जो होती हैं वो अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कई कार्य करती हैं, जैसे ग्राहक के चेक बिल का संग्रह करना, चेक बिलों का भुगतान करना, ग्राहक की ओर से भुगतान करना, ग्राहक की ओर से भुगतान प्राप्त करना, अभिगोपन। आप इसमें से कई कार्यों को छोड़ सकते हैं क्योंकि
कार्य बहुत सारे दिए हैं, आप 2-4 कार्य लिख लें और बाकी जो आपको सरल लगे बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर है सामान्य उपयोगी सेवा, इसमें भी आप कुछ ही कार्य लिखें जो आपको सरल लगे। सामान्य उपयोगी सेवा में एटीएम सुविधा आप जानते हैं, मोबाइल से आप बैंकिंग कर सकते हैं, यानी पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, इसमें से जो आपको 2-4 सरल लगें वो आपको याद करना है। सरकारी बजट के उद्देश्य, पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन। संसाधन का अर्थ होता है हमारे देश में जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस हैं, ये संसाधन हैं। और बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, इनका इस प्रकार से आवंटन करती है जिनसे इनका कुशलतम प्रयोग हो और आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। दूसरा है आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। हमारे देश में कुछ लोगों के पास तो धन जो है बहुत अधिक है और अधिकतम लोगों के पास धन क्या है, कम है। तो उस बजट के माध्यम से सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे जो संसाधनों का आवंटन है वह समान हो सके, यानी अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है और गरीबों पर उस पैसे को खर्च करती है, जिससे कि आय के वितरण की असमानता कम हो सके और दोनों बराबर रह सकें। आर्थिक स्थिरता, बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, ऐसी योजनाएं बनाती है जिसके माध्यम से जो कीमत है वो स्थिर रहें। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कीमतों को कम करने के लिए योजनाएं बनाती है। यदि कीमत अत्यधिक घटती हैं तो कीमत को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, सरकार कई प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे रेलवे, विद्युत आदि चलाती है। इन उपक्रमों के कुशल संचालन के लिए सरकार जो है बजट के माध्यम से योजनाएं बनाती है जिससे कि अधिकतम आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। असंतुलित बजट को विस्तार से समझाइए। असंतुलित बजट यानी जिसमें असंतुलन का मतलब होता है जब कोई चीज़ संतुलन में ना हो। बजट क्या होता है, जिसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दिए होते हैं। असंतुलित मतलब जब सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर ना हो तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित बजट हो जाएगा। अब असंतुलित बजट जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो घाटे का बजट होता है। घाटा हमें कब लगता है, जब हम व्यय ज़्यादा करते हैं और आय कम हो। तो जब सार्वजनिक व्यय ज़्यादा है सार्वजनिक आय से तो हम उसे क्या कहेंगे, घाटे का बजट। इसे आप बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर घाटे का बजट जो सरकार क्यों बनाती है, इसके क्या लाभ हैं। पहला तो मंदी और बेरोज़गारी की समस्या में सहायक। जैसे मंदी का अर्थ होता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन की कमी होना। धन की कमी होगी तो लोग बेरोज़गार होंगे। तो घाटे का बजट बनाकर सरकार जो है वो क्या करती है, लोगों को पैसा देती है। और जब लोगों को पैसा मिलता है तो क्या होता है, मंदी से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायक। अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए सड़क बनानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन संचार के साधनों का विकास करना होता है जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। सरकार घाटे का बजट बनाकर इन सभी के लिए वित्तीय व्यवस्था करती है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि, सरकार चाहती है कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन मिले, जो बेरोज़गार है उसे बेरोज़गारी भत्ता मिले। तो ये सब घाटे के माध्यम से, घाटे के बजट के माध्यम से ये सब योजनाएं पूरी की जाती हैं। फिर कीमत वृद्धि जो होती है उसको रोकने के लिए भी घाटे का बजट बनाया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उनके पास घाटे के बजट के माध्यम से सरकार पैसा पहुंचाती है, क्रय शक्ति पहुंचाती है और इससे वे बाज़ार से वस्तुएं खरीदने लगते हैं और जो कीमत नीचे हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। फिर घाटे के बजट की हानि, पहला है सरकार के अपव्यय को प्रोत्साहन। जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो कभी कभी ऐसे व्यय भी कर देती है जिनकी आवश्यकता नहीं होती है।
दूसरा, कीमत वृद्धि की संभावना। जब अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उनके पास घाटे के बजट के माध्यम से अधिक पैसा पहुंच जाएगा तो उससे हो सकता है कि वे ज़्यादा मांग करें, और मांग करने से कीमत इतनी बढ़ जाए कि सरकार के लिए वह हानिप्रद हो। फिर सरकारी ऋण में वृद्धि। सरकार जब घाटा लगता है तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है और इस ऋण से सरकारी ऋणों में वृद्धि हो जाती है। आधिक्य का बजट। आधिक्य कब होता है? यानी लाभ, जब आपकी आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो। जब सार्वजनिक आय ज़्यादा होती है, व्यय कम होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधिक्य का बजट। आधिक्य के बजट से क्या होता है कि जन कल्याण में वृद्धि होती है। सरकार जो पैसा बचा लेती है उससे जन कल्याणकारी योजनाओं को बाद में चलाती है। महंगाई पर नियंत्रण। जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज़्यादा था तो वे मांग ज़्यादा कर रहे थे। अब सरकार ने आधिक्य का बजट बनाकर लोगों का पैसा किसके पास चला गया? सरकार के पास चला गया। जब लोगों का पैसा सरकार के पास चला गया तो लोगों के पास पैसा कम बचा, इसलिए वे मांग कम करेंगे। मांग कम करेंगे तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। फिर है ऋणों में कमी। सरकार जब आधिक्य का बजट बनाती है तो जो आधिक्य पैसा बच जाता है उस पैसे से सरकार ऋण का भुगतान कर देती है। फिर है समग्र मांग में कमी। इसकी हानि है। यदि सरकार आधिक्य का बजट बनाएगी, इसका मतलब सरकार जो है उसने लोगों से, जो आम जनता है उसने सरकार को पैसा ज़्यादा दिया है और सरकार ने आम जनता को सुविधाओं के रूप में पैसा कम दिया है। तो उससे क्या होगा? लोगों का पैसा कम होगा। लोगों का पैसा कम होगा तो मांग कम हो जाएगी। मुद्रा संकुचन। अर्थव्यवस्था में चूँकि लोगों का पैसा सरकार के पास पहुंच रहा है, इसलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार संतुलन में क्या होता है? किसी देश में, ये जैसे हमारा देश है, इसमें जितनी भी वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, वस्तुओं का या तो हम दूसरे देश से आयात करें या हमारे देश से निर्यात करें, तो उनके मूल्य का अंतर क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन। जबकि भुगतान संतुलन में क्या होगा कि वस्तुएं तो आएंगी ही, इसके साथ साथ यदि हमने किसी दूसरे देश से सेवाओं का आयात निर्यात किया है, जैसे डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा, एक तरफा हस्तांतरण का अर्थ होता है कि जैसे किसी ने आपको दान में कोई चीज़ दे दी। आप जैसे विदेश में रहते हैं और आप वहाँ से अपने मम्मी पापा को पैसे भेजते हैं, तो वो एक तरफा हस्तांतरण, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो है भुगतान संतुलन में शामिल होंगे। देखिए, व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं के साथ साथ इंजीनियर की जो सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण। जैसे विदेशी ने हमें दान में कोई वस्तु दे दी तो वो क्या होगा? एक तरफा हस्तांतरण होगा। अब व्यापार संतुलन के अवयव इसमें क्या शामिल होता है? इसमें वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात शामिल होता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं का निर्यात आयात के साथ साथ सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण भी शामिल होते हैं। लेन देन की प्रकृति। व्यापार संतुलन में केवल दृश्यमान वस्तुएं शामिल होती हैं। जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुएं, जैसे सेवाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर की सेवा को हम देख नहीं सकते, तो इसमें दृश्य और अदृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि इसमें केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं। अवधारणा। यह संकुचित अवधारणा क्योंकि इसके तत्व कम है, ये व्यापक अवधारणा क्योंकि इसके तत्व अधिक है। स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए। स्थिर विनिमय दर ऐसी विनिमय दर होती है जिसमें, जैसे भारत की मुद्रा है और अमेरिका का डॉलर है, अगर $1 के बदले में 70 रुपये हम भारत के देते हैं, तो यदि यह विनिमय दर स्थिर हो जाए, इसमें परिवर्तन करना
सामान्यतः संभव नहीं हो तो हम इसे क्या कहेंगे? स्थिर विनिमय दर। अब स्थिर विनिमय दर के पक्ष में पहला तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आयातक और निर्यातक जो होते हैं उन्हें यह पता होता है कि जो विनिमय की दर स्थिर है तो उन्हें कितना भुगतान करना है या कितना भुगतान प्राप्त करना है। विनिमय प्रबंध एवं नियंत्रण से मुक्त। स्थिर विनिमय दर में सट्टेबाज जो होते हैं वो विनिमय दर के उतार चढ़ाव का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि विनिमय दर तो हमेशा स्थिर ही रहती है। निर्यातकों के लिए आवश्यक, जो देश निर्यात पर अधिक निर्भर होते हैं वहाँ स्थिर विनिमय दर के कारण जो निर्यातक होते हैं उन्हें यह पता होता है कि उन्हें कितनी आय प्राप्त होना है, तो उस हिसाब से वे अपनी नीति का निर्माण करते हैं। पूंजी निर्माण में सहायक। स्थिर विनिमय दर में क्या होता है कि जो विनिमय की दर है वो स्थिर होती है, इस कारण देश के अंदर कीमत स्तर भी स्थिर होता है। इस कारण लोग अधिक बचत कर पाते हैं, बचत के कारण पूंजी निर्माण होता है और पूंजी निर्माण के कारण आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है।